वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि सबसे लेंथी और सबसे टफ चैप्टर है पूरे क्लास 12th का। ठीक है, नीट में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर को आपको सीखना है तो इसके सारे टॉपिकों में आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करवाते हैं, इसको भी हम टॉपिक वाइज ही कवर करवा रहे हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चरों में क्या क्या देखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है डीएनए पैकेजिंग। होता क्या है डीएनए पैकेजिंग? सर आप डीएनए पैकेजिंग के जरिए बताना किस चीज को चाह रहे हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि हम किस चीज पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है, जब मैं आपको डीएनए पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो डीएनए की लेंथ होती है वो लगभग 2.2 मीटर होती है। लेकिन अगर हम अपनी सेल की बात करते हैं तो सेल कितनी छोटी सेल होती है, जो कि माइक्रोस्कोप के जरिए देखी जाती है। तो इतनी छोटी सेल में इतना लंबा डीएनए, लगभग 2 मीटर का डीएनए, वो कैसे आता है उसके अंदर? ये एक तरीके की पैकेजिंग होती है जिसके जरिए डीएनए छोटा सा बन जाता है और क्रोमोसोम के जरिए ये डीएनए के केंद्रकाभ्य में आ जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब मैं डिटेल में इन चीजों को समझाऊंगा, एक एक स्टेप को इन चीजों को बताऊंगा। मैंने बताया कि जैसे हमारी बात करते हैं तो लगभग 2 मीटर का डीएनए होता है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है ई कोलाई का। तो ई कोलाई में डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है 1.36 मीटर। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर हम डीएनए सेल की बात करते हैं, किसकी? डीएनए सेल की बात करते हैं, सॉरी, अगर हम ई कोलाई के सेल की बात करते हैं तो ये कितनी होती है? लगभग 1 म्यू एम से कम होती है। यानी आप देख सकते हैं कि लगभग 1.36 का डीएनए एक म्यू एम की छोटी सी सेल के अंदर कैसे आता होगा? तो इसी चीज के बारे में तो हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? सेल की बात करते हैं, तो सेल सामने आपको दिख भी रही होगी। ये क्या है? ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या हो गया बच्चा? ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया? ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, जिसके अंदर डीएनए क्या रहता है? जिसके अंदर डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। इसके अंदर डीएनए होता है, यानी हम कह सकते हैं पहले तो सेल इतनी छोटी, फिर सेल के अंदर छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए उपस्थित रहता है। और लगभग 2 मीटर का डीएनए इतनी छोटी सी सेल के केंद्रक में आया, तो आया कैसे? ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले प्रोकैरियोट्स की। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा और यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये डीएनए है। ये क्या है बच्चा? ये डीएनए है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो एक बात जरूर याद रखिएगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा 11th में, जब आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो ये वो होता है या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता। तो सर अभी अभी आपने बताया कि सर केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है, तो इसमें डीएनए कहां पर होगा? तो यहां पर ये डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्या सर ये जो डीएनए है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है इधर उधर? तो नहीं, साइटोप्लाज्म में एक जगह पर पूरा एक तरीके से हम कहते हैं कुंडलित संरचना का निर्माण करता है, जहां पर ये कहीं एक पार्ट पर पड़ा होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नहीं होता है। ठीक है, आपको आंसर मिल रहे हैं अपने क्वेश्चन के? ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, आ गई होगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों को मैंने डाला, जिनमें से पहला पॉइंट तो यही है कि अगर हम बात करते हैं ई कोलाई की तो इसमें डीएनए नहीं होता, सॉरी इसमें केंद्रक नहीं होता, तो सर डीएनए कहां पर जाएगा? तो डीएनए इसके सेल के साइटोप्लाज्म में कुंडलित नुमा संरचना बनाकर पड़ा रहता है, और इसी कुंडलित संरचना को हम बोलते हैं इसमें न्यूक्लियोइड, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ्य बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? आ गई होगी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं डीएनए की, ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स के डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है? निगेटिव होता है। डीएनए क्या कौन सा पक्ष होता है भैया? डीएनए का पक्ष निगेटिव होता है, हमेशा ये निगेटिव पक्ष में रहेगा। ठीक है, इसका निगेटिव पक्ष होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फास्फेट ग्रुप लगा होता है, फास्फेट ग्रुप के कारण ये निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर एक तरीके की प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ना कि हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती बच्चा, यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि हमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों पाई जाती है। यहाँ पर केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि क्या होती है? धन आवेशित होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। अब ये डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है और कुंडलित होता है और एक संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
ये तो रही प्रोकैरियोट की बात, ज्यादा हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में डीएनए का जो कुंडलन होता है या पैकेजिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और इसके एक एक स्टेप को हमें पढ़ना पड़ता है। पहले ये डीएनए रहता है, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है जिससे न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। फिर न्यूक्लियोसोम किसका निर्माण करती हैं, क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करती हैं और ये क्रोमेटिन फाइबर आगे जाकर क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं। एक एक स्टेप को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो चलिए फिर देखते हैं एक एक स्टेप को अपने। तो यहाँ पर भी वही चीज बात आती है, इसको हम हटाते हैं, कोई मेन बात नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिए, बाकी मैं डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब डीएनए के बारे में। मैंने बताया भैया कि जो डीएनए होता है वो निगेटिव होता है, और निगेटिव होता किस लिए है, क्योंकि उस पर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या, आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, वो भी फास्फेट ग्रुप के कारण होता है। जब मैं आपको डीएनए पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन जो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पर दो तरीके के अमीनो एसिड रहते हैं, एक तो रहता है लाइसिन, दूसरा रहता है अर्जिनिन। ये दोनों प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन होती क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है भैया, पॉजिटिव होती है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लगभग 5 प्रकार की होती है, लगभग नहीं 5 प्रकार की होती ही है, जिनमें से हमें 4 प्रकार की शुरुआत में जरूरत पड़ती है और 5वां प्रकार मैं आपको बताऊंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, 4 प्रकार हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। दो मिलते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं। सामने आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन टोटल आगे अगर आप देखेंगे तो 4 हिस्टोन प्रोटीन दिख रही हैं, और पीछे भी ऐसी ही सेम एज हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी। मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणु आपस में मिलकर एक हिस्टोन ऑक्टेट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ऑक्टेट मैंने क्यों कहा, क्योंकि टोटल 8 अणु हैं किसके, हिस्टोन प्रोटीन के। 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन थी, 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन और आगे दोनों आपस में मिलती हैं और एक हिस्टोन ऑक्टेट का निर्माण करती हैं, और इसी से डीएनए आकर जुड़ने वाला है या डीएनए इसी से कुंडलित होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो 5वें प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन रहती है जिसे हमने कहा था H1, सॉरी हमने कहा तो था ही नहीं, तो जो 5वें प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है वो होती है H1। ये किसका है, ये 5वां टाइप हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन का। किसका है, ये 5वां टाइप हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं कैसे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है। ये सामने डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, डबल हेक्सिक वाला क्या है, डीएनए है। अब ये जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन के साथ 2 राउंड में जुड़ेगा। मतलब जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, तो एक राउंड लगाएगा, फिर दूसरा राउंड लगाएगा और फिर ये आगे बढ़ जाएगा अगले हिस्टोन प्रोटीन के साथ राउंड लगाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बच्चा, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो डीएनए है उसने 2 राउंड लगाए और फिर ये आगे बढ़ गया, और आगे वाले हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी इसने ऐसा ही किया। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब डीएनए 2 राउंड लगाता है तो यहाँ पर एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम बना कैसे, डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन में 2 राउंड लगाने के बाद किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोसोम में बच्चा, एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि डीएनए तो नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, तो डीएनए में जो जब 2 राउंड लगा लेता है डीएनए, तो लगभग 200 नाइट्रोजन बेस क्षार का डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, हम ये कह सकते हैं। और ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जब एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम में डीएनए गया, तो डीएनए का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, डीएनए का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। यानी ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम को, ये बीच का जो पेन है मेरा वो न्यूक्लियोसोम है, बाकी के ये क्या है, ये दोनों क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। सामने डायग्राम में भी ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है। और इसी लिंकर डीएनए के साथ 5वां टाइप वाला जो हिस्टोन प्रोटीन था जिसे हमने H1 कहा था बच्चा,
वो जुड़ा होता है। तो पांचवें टाइप वाला हिस्टोन प्रोटीन कहां पर जुड़ा होता है? लिंकर डीएनए से जुड़ा होता है। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो न्यूक्लियोसोम तक की चीजें आपने देख ली। अब हम देखते हैं डायग्राम को आगे। न्यूक्लियोसोम आगे जाकर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं। और ये क्रोमेटिन फाइबर को जब हम देखते हैं अच्छी तरीके से सूक्ष्मदर्शी में, तब यहाँ पर जैसे कि मणिकाएं लगी हो, जैसे कि क्या लगा हो, जैसे माले में देखते होंगे आप, माले में गुड़िया लगी होती है, गुड़िया लगी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मैं अपना माला दिखाता हूँ, चीजें क्लियर होगी। देखो ये एक माला हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर गुड़िया जैसी संरचना पर दिख रही है क्या, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अगर आप देखें इसको सूक्ष्मदर्शी में तो कुछ ऐसा ही दिखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये एक तरीके का माला हो, और माला में क्या लगी हो? माले में मोतियां लगी हो। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। सब में आप मोतियां बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर इस चीज को मैंने लिखा भी, जब आप इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, किससे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तब आपको ये मंडिका में या बीड्स ऑफ स्टिंग के रूप में दिखाई देती है। समझ में इतना आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए आगे देखें। अब देखिए, आपने देखा कि क्रोमेटिन फाइबर बन चुके हैं। ये क्या है? ये सब क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है, जिसमें मोती जैसे की संरचना दिख रही होगी कि एक माले में जैसे मोती गढ़ी हो, ऐसी संरचना हमें दिखती हुई प्रतीत होती है। यहां तक डीएनए आ चुका है। अब क्या होगा? ये डीएनए एक प्रोटीन के साथ और कुंडलित होता है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लेजिनिन प्रोटीन। ये डीएनए इसके साथ कंटिन्यू होकर इसके साथ कुछ ऐसा कुंडलित हो जाता है, और कुंडलित होकर फिर ये आगे बढ़ता है। आगे जब ये बढ़ता है तो ये क्रोमोसोम के पास होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर क्या होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पहले से मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये डीएनए इसको कंटिन्यू करता है, और ये डीएनए यहाँ से होता हुआ ऐसे इनके साथ क्या करता है? कुंडलन करने लगता है, और ऐसे ये कुंडलन करता है। ठीक है, ये ऐसे क्या कर रहा है? कुंडलन करता है, और ये क्रोमोसोम के साथ पूरी तरीके से कुंडलित हो जाता है। और यही क्रोमोसोम कहां पर पाए जाते हैं? यही क्रोमोसोम केंद्रक पर पाए जाते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा डीएनए इतनी बार कुंडलित हुआ तो इतना छोटा तो उसको होना ही था। अब ये छोटा हो जाता है और सेल के अंदर आसानी से रह सकता है। ये कौन सी प्रोटीन के साथ क्रोमोसोम में लिपटा होता है? इसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ना, ये क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी? आ गई होंगी। यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। वैसे तो सामने मैंने लिख दिया है, लेकिन हम इसको डायग्राम के थ्रू चीजें क्लियर करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। सामने आपको डायग्राम दिख रहा होगा, अब समझिएगा मेरी बात को। जब क्रोमेटिन फाइबर से डीएनए आ रहा था, यहां पर एक बार फिर से देखिए इस डायग्राम को, जब क्रोमेटिन फाइबर से डीएनए आ रहा था तब ये न्यूक्लियोप्लाजिनिन प्रोटीन के साथ कुंडलित हुआ। इसके बाद ये गया और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ कुंडलित हुआ। तो जब ये कुंडलित हो रहा होता है बच्चा ना, तब कुछ जगह ये बहुत ही गहराई के साथ यानी काफी बार कुंडलन करता है, जिससे वहां पर डार्क कलर का कुछ दिखाई देता है। यहाँ हम इसको क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे डार्क एरिया, और इसको हम क्या कह देंगे? लाइट एरिया। इसको हम क्या कहेंगे? लाइट एरिया। डार्क एरिया और लाइट एरिया। डार्क एरिया इन द सेंस इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। जहां पर डीएनए अच्छी तरीके से कुंडलित होता है, यानी मजबूत तरीके से कुंडलित होता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब डार्क एरिया। सॉरी, यहाँ पर लाइट मैंने कर दिया ना, लाइट ये वाला एरिया हो जाएगा, ये लाइट नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया? हेट्रोक्रोमेटिन, जहां पर डार्क जैसी संरचना में दिखती है, डार्क दिखता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में बच्चा होता क्या है? डीएनए मजबूत तरीके से पैक रहता है। और अगर हम बात करते हैं यूक्रोमेटिन की, तो यहां पर ये जो लाइट संरचना आपको दिख रही होगी, लाइट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही होगी, तो यहां पर डीएनए अच्छी तरीके से कुंडलित नहीं रहता। मतलब डीएनए बंधा तो है, ठीक है, लेकिन बहुत मजबूत तरीके से डीएनए यहां पर बंधा हुआ नहीं है। यानी जब मुझको डीएनए निकालना पड़ेगा बच्चा, तो मैं कहां से निकालूंगा? यूक्रोमेटिन से निकालूंगा। कहां से निकालूंगा? यूक्रोमेटिन के साथ मैं डीएनए को अलग करूंगा, क्योंकि यहां पर डीएनए मजबूत तरीके से नहीं बंधा हुआ है। क्रोमोसोम में 2 साइड होती हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से बंधा होता है, इसको हम डार्क साइड में बोलते हैं। लाइट साइड में बोलते हैं यूक्रोमेटिन को। यूक्रोमेटिन में डीएनए अच्छी तरीके से पैक नहीं रहता है, इसीलिए डीएनए को यहां से निकालना आसान होता है।
आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आना चाहिए, कहीं ऐसे कोई पॉइंट मैंने नहीं बताए, हर एक चीज को डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से क्लियर किया है और ऐसे ही सारे लेक्चर इस पूरे चैप्टर के बनने वाले हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत और तत्काल कमेंट करनी है, बताना है सर मुझको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। बाय द वे कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि कनेक्ट ना हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि ऐसे बता दी गई हो, हर एक चीज को डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे ही हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।